पहले आप व्यवसायी रहे हैं, व्यापार मंडल के अध्यक्ष भी रहे हैं और फिर आप राजनीति में आए और जब राजनीति में आए हैं तो कहीं ना कहीं एक ही लोगों को आप टारगेट लगातार करते हैं। सवालात सत्ता पक्ष से ही होते हैं। वो जो सत्ता पक्ष में होगा सवाल उसी से पूछे जाएंगे, विकास के सवाल उसी से पूछे जाएंगे, समस्याओं पर उन्हीं के बारे में बात की जाए। आप विधानसभा के 75% से अधिक गांव में जाइए और उस ग्राम सभाओं में वहां जाइए जहां दलित वर्ग और पिछड़े वर्ग की आबादी, और आप उनकी स्थिति देख लीजिए कि उनके पास नाली की क्या सुविधाएं हैं, खड़ंजा की क्या सुविधाएं हैं, सड़कों की क्या सुविधाएं हैं। देखिए तो ताजा घटना हुई थी मोठी गांव। यदि वो घर जो गिराया गया कुर्मी बिरादरी का, वो घर कोई अधिकारी या राजपत्रित कर्मचारी वहां जाके गिरवाया होता तो क्या कोई विरोध करता? मगर कानून व्यवस्था को ताक पर रखकर कोई गया और बुलडोजर चला के उस घर को गिरा दिया। इतने मनबड़ लोग जो व्यक्ति होते जा रहे हैं, वो क्या ये तरीका सही है? क्या ये तरीका केवल पिछड़े और दलित समुदाय के लोगों के साथ ही ऐसी समस्याएं क्यों आ रही हैं? पोस्टों में आप, अपने इंटरव्यू में आप हमेशा एक आरोप लगाते रहते हैं कि यहाँ पर गुंडागर्दी है, किसी कब्जा कर लिया जाता है, घर कब्जा कर लिया जाता है, जमीन कब्जा कर ली जाती है। क्या उस पर सरकार का नियंत्रण नहीं है? कानून व्यवस्था है उस पर ठीक नहीं, या उनको दंडित नहीं किया जाता है, या उस पर कार्रवाई? पहला मुख्यमंत्री जी द्वारा चलाया गया IGRS पोर्टल जन सुनवाई, आप वहां पे अपनी शिकायतें करते रहिए और उस पर लीपापोती होती रहे। 99% आज IGRS पोर्टल एक मजाक बना। सवालात हम जब करते हैं तो आप विधायक के ऊपर जाते हैं। क्या एक विधायक का इतना पावर होता है कि इन सब चीजों को कंट्रोल किया जाए? विकास का सबसे पहला अर्थ होता है कि हमारे क्षेत्र की जनता खुशहाल। नमस्कार, मैं अर्केश चौरसिया और आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस। बात अगर मुद्दों की हो, विकास की हो, तो राजनेताओं का उस बीच में आना, उनसे बात करना, उनसे सवाल पूछना और फिर जानकारी लेना, ये लाजमी है। तो ऐसी ही जब कोई बात आती है तो हम नेताओं को, राजनेताओं को, प्रतिनिधियों को जहां मौका मिलता है वहीं पर उनसे मुलाकात करते हैं और वहीं से उनसे सवालात करते हैं। क्योंकि जब बात आती है विकास की, चाहे वो ग्राम सभा की हो, चाहे हमारे क्षेत्र की हो, चाहे हमारे जनपद की हो, चाहे हमारे विधानसभाओं की हो, तो ज़रूरी है कि नेताओं को जैसे जब समय मिले तब उनसे मिल लेना चाहिए। तो इस समय मैं रामपुर खास में हूँ और बहुत चर्चित नाम इस समय रामपुर खास में आ रहा है। बहुत सारे सवालात उनसे किए जा रहे हैं, बेधड़क उनसे जवाब मिलता है। लेकिन आज हम कुछ सच्चाइयों पर, कुछ ऐसे सवालात हम उनसे जानेंगे कि जो चीज़ें वो देख रहे हैं उसको अनदेखा कैसे कर लेते हैं। तो रामपुर खास के चर्चित जो इस समय हैं जय कौशल जी, जो कामेरावादी अपना दल से उपाध्यक्ष भी हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, आज मैं उनसे सवालात करूंगा और हकीकत पे जवाब लूंगा कि क्या उनको ये चीज़ें नहीं दिखती जो चीज़ों का वो हमेशा सवाल करते रहते हैं। अपने जो भी उनसे कोई भी हमारे पत्रकार साथी मिलते हैं तो उन्हीं से बात करते हैं, उन सब चीज़ों पर मुद्दे बात करते हैं। तो हमारे साथ हैं जय कौशल जी। जय कौशल जी, आज एक नए सफ़र में आपके साथ हम आपके हैं और इस सफ़र में आपको बहुत सारी जानकारियां हम आपको देंगे, उस पर आप हमको सच्चाई बताइएगा। बिल्कुल बताएंगे, जो हमारी जानकारी में होगा उस पर हम आपसे अवश्य बात करेंगे। तो बात करते हैं कि राजनीति की। तो सबसे पहले आप व्यवसायी रहे हैं, व्यापार मंडल के अध्यक्ष भी रहे हैं और फिर आप राजनीति में आए हैं और जब राजनीति में आए हैं तो कहीं ना कहीं एक ही लोगों को आप टारगेट लगातार कर रहे हैं। तो इस पे मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ, क्या इसमें क्या बात है कि आप? देखिए, आप किसी को टारगेट करने की बात जो कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो एक गलत आपका प्रश्न है। हमेशा सवालात सत्ता पक्ष से ही होते हैं। वो जो सत्ता पक्ष में होगा सवाल उसी से पूछे जाएंगे, विकास के सवाल उसी से पूछे जाएंगे, समस्याओं पर उन्हीं के बारे में बात की जाएगी। चाहे वो किसी भी प्रकार के सवाल होंगे, हम सत्ता पक्ष से तो पूछेंगे। और 45 सालों से यहाँ रामपुर खास में एक ही सत्ता पक्ष है। जी, रामपुर खास में एक सत्ता पक्ष है, लेकिन सत्ता पक्ष की भी कुछ मजबूरियां होती हैं। अगर हम विकास की बात करें तो विकास पे, रोड के मामले में अगर देखा जाए तो रामपुर खास तो कोई न कुछ अपना स्थान रख रहा है। यहाँ पर कितनी RCC आपको नज़र आती हैं, बड़े बड़े चक रोड नज़र आते हैं, अच्छे समझ लीजिए एक तरीके से हाईवे टाइप के रोड नज़र आते हैं। तो ये भी तो एक विकास ही है। देखिए, सड़कें, अस्पताल, प्राथमिक विद्यालय, ये ऐसी मूल चीज़ें हैं जिन पर किसी विधायक से ज़्यादा सरकार की नज़र होती है। सरकार की जिम्मेदारी होती है, जो सरकार का एक विकास का रोड मैप होता है,
उसके हिसाब से विधानसभा क्षेत्रों में स्कूल, अस्पताल, सड़कें, ये सारी चीजें एकदम ये मूलभूत चीजें हैं। इन पर आप विकास पर चर्चा करते हैं, और अगर आप इन्हें विकास मानते हैं तो मैं तो नहीं समझता कि इसे आप विकास कहेंगे। अगर ये रोड आपको लगता है कि ये राज्य सरकार की देन है या ये होना चाहिए हर विधानसभाओं में, तो ठीक है, मैं मानता हूँ कि राज्य सरकार से आया है। लेकिन ग्राम सभाओं की अगर बात करें तो बहुत सारी ऐसी ग्राम सभाएं हैं जो कई मामले में बहुत पीछे थी, लेकिन आज के डेट में देखा जाए तो उनकी भी प्रगति हो रही है। वहां पर पानी की टंकी लग रही है, रोड खड़िंजे भी लगातार बन रहे हैं, तो इस पे भी तो कुछ नजर होनी चाहिए। ये तो विधायकों की देन है। आप विधानसभा के 75% से अधिक गांव में जाइए और उस ग्राम सभाओं में वहां जाइए जहां दलित वर्ग और पिछड़े वर्ग की आबादी हो, और आप उनकी स्थिति देख लीजिए कि उनके पास नाली की क्या सुविधाएं हैं, खड़ंजा की क्या सुविधाएं हैं, सड़कों की क्या सुविधाएं हैं। देखिए, तो केवल आप हवाई बात करेंगे समझ में नहीं आएगा, आपको जमीन स्तर पे जाके देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। देखिए, मैं झूठ बोल रहा हूँ या सच बोल रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल, जमीन स्तर पर हमारा नजर रहती है, हम जमीन स्तर पे जाते भी हैं। हाँ। और कुछ समस्याएं हमारे पास जो आती हैं उस पे हम सवालात भी करते हैं वहाँ के प्रतिनिधियों से। उनकी भी एक मजबूरी ये होती है कि बहुत सारे फंड उनके रोक लिए जाते हैं। अगर हम ग्राम सभा की बात करें, प्रधानों की समस्याओं की बात करें, तो वो भी अपनी दर्द हमको बताते हैं। तो आप एक राजनेता के नाते उभरते हुए आप राजनीतिक हैं, तो मैं चाहता हूं कि ऐसे मुद्दों पर भी आप क्या कहेंगे कि जो उनकी समस्याएं हैं उनको कौन देखिए, आप पहले ये बताइए कि आप ग्राम प्रधानों से जुड़े सवाल हमसे करना चाहते हैं या विधानसभा से जुड़े प्रश्नों के सवाल करना चाहते हैं, अथवा नगर पंचायत से जुड़े सब प्रश्नों के सवाल करना चाहते हैं? देखिए, आप राजनेता हैं और आप नगर पंचायत से भी जुड़े हुए हैं, समझ लीजिए ग्राम से जुड़े हुए हैं। आप अब विधानसभा की बात कर रहे हैं तो आप विधानसभा की जुड़े हैं, तो फिर राज्य स्तर पे भी चलेंगे। तो अभी तो हम आपसे निम्न वर्ग से ही लेके शुरू करेंगे, अपनी ग्राम पंचायत से शुरू करेंगे, विधानसभा पे फिर आएंगे मुद्दों पर जी। तो जानकारी आपको सब है, तो इन जानकारियों पर आपको मैं थोड़ा सा और क्लियर करना चाहता हूँ कि इस पे जो उन लोगों के हालात हैं उस पे भी थोड़ा सा अगर आपकी नजर है तो उस पे हमको बताएं कि देखिए, मैंने आपसे पहले ही कहा ना, दर्द का मतलब यह है कि अभी एक ताजा घटना हुई थी मोठीन गांव में। यदि वो घर जो गिराया गया कुर्मी बिरादरी का, वो घर कोई अधिकारी या राजपत्रित कर्मचारी वहां जाके गिरवाया होता तो क्या कोई विरोध करता? मगर कानून व्यवस्था को ताक पर रखकर कोई गया और बुलडोजर चला के उस घर को गिरा दिया। उस पर कार्रवाइयां भी हुई हैं जहां तक हमारी जानकारी है। अब कार्रवाइयां क्या हुई हैं, उसका तो घर गिरा दिया गया। इतना मनबड़ होना, इतना मनबड़ किसने किया? इतने मनबड़ लो जो व्यक्ति होते जा रहे हैं, वो क्या ये तरीका सही है? क्या ये तरीका केवल पिछड़े और दलित समुदाय के लोगों के साथ ही ऐसी समस्याएं क्यों आ रही हैं? इन पर आज तक रोकथाम क्यों नहीं लगाई जाती? अपने पोस्टों में आप, अपने इंटरव्यूज में आप हमेशा एक आरोप लगाते रहते हैं कि यहाँ पर गुंडागर्दी है, किसी कब्जा कर लिया जाता है, घर कब्जा कर लिया जाता है, जमीन कब्जा कर ली जाती है। क्या उस पर सरकार का नियंत्रण नहीं है? कानून व्यवस्था है उस पर ठीक नहीं है, या उनको दंडित नहीं किया जाता, या उस पर कार्रवाई नहीं होती? समाधान पहला मुख्यमंत्री जी द्वारा चलाया गया IGRS पोर्टल जन सुनवाई। आप वहाँ पे अपनी शिकायतें करते रहिए और उस पर लीपापोती होती रहेगी। 99% आज IGRS पोर्टल एक मजाक बन चुका है। इसके बाद आइए आप, जो यहाँ तहसील दिवस लगते हैं, समाधान दिवस लगते हैं, एक व्यक्ति कितनी बार आके प्रार्थना पत्र देता है और उसकी कोई सुनवाई होती है? आप जाइए एक बार पूछिए तो कि जो तहसील दिवस पे खड़े तो होइए लालगंज में आके, और उनसे पूछिए जो वहां भी जाए लाइन लगा खड़े रहते हैं तहसील दिवस पे अपना प्रार्थना पत्र लगाते हैं, और उनसे पूछिए कि आप ये कितनी बार, ये कैसरी बार लगा रहे हैं आप, तो बताएगा वो ना पीड़ित व्यक्ति। उसकी सुनवाई क्यों नहीं हो रही है? उसकी सुनवाई नहीं हो रही है, एक बहुत बृहद समस्या है। आप उठा रहे इस मुद्दे को, तो इस मुद्दे पर सच्चाई भी है। और ऐसे लोगों, उदयपुर थाना अंतर्गत एक व्यक्ति, केवल उसने कहा कि मैं 10 बजे के बाद काम करूंगा या बनाऊंगा, तो उसके हाथ में कुल्हाड़ी से वार कर दिया जाता है और उसके हाथ को घायल कर दिया जाता है। विश्वकर्मा बिरादरी से आता था वो, जिसे घायल कर दिया गया। इसे क्या समझा जाए? ये कानून व्यवस्थाएं हैं जो वाकई में कहीं न कहीं
राज्य सरकार की मंशाओं पर पानी फेर देती हैं और मौका मिलता है उस पर सवाल बनते हैं। तो चलिए, इस सवाल पर आपने एक बात रखी जिसको हमारे दर्शक देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और ऐसी पीड़ित अगर घटनाएं हैं, ऐसे लोग हैं जो इस तरीके के पीड़ित हैं, तो इस पर राज्य सरकार को ध्यान देना चाहिए और उन कर्मचारियों को हमेशा इस चीज़ पे उनसे संज्ञान लेना चाहिए और बताना चाहिए कि ऐसी घटनाएं दोबारा न हो। आगे बात बढ़ते हैं। तो सर, अगर देखा जाए विकास के दर को, जी। तो कैसे संभव है कि इन चीज़ों को कंट्रोल किया जाए? आप सवालात हम जब करते हैं तो आप विधायक के ऊपर जाते हैं, क्या एक विधायक का इतना पावर होता है कि इन सब चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है? देखिए, विकास किसे कहते हैं? विकास का सबसे पहला अर्थ होता है कि हमारे क्षेत्र की जनता खुशहाल हो, उसे हर तरह की उसकी जो नैतिक सुविधाएं हैं वो मिलनी चाहिए, मूलभूत सुविधाएं उसको मिलनी चाहिए, तभी तो खुशहाल रहेगा। भाई, नहर में पानी मिलेगा तो किसान मुस्कुराएगा, समय से उसे खाद मिलेगी तो किसान मुस्कुराएगा, समुचित इलाज होगा तो मजदूर मुस्कुराएगा। अगर उसे जो इलाज उसे सरकारी अस्पताल में फ्री में मिल रहा है, अगर उसके लिए वो कर्ज लेकर जाएगा और किसी प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराएगा तो खुशहाल रहेगा। आप सुविधाओं की बात कीजिए तो वो खुशहाल कैसे रहेगा? मैं सुविधाओं की बात करूं और अगर लालगंज क्षेत्र की बात करूं, हाँ। तो लालगंज क्षेत्र में तो चीज़ें बहुत आई हैं। अगर हम मेडिकल की बात करें तो ट्रामा सेंटर भी है, लालगंज में मेडिकल की व्यवस्थाएं भी उचित हैं। दूसरी चीज़, अगर शिक्षा की बात करें तो शिक्षा भी लालगंज शिक्षा का हब है। फिर किस चीज़ की ऐसी अभाव है जो लालगंज में नहीं है, अपने रामपुर खास विधानसभा में नहीं है? अगर इस विधानसभा की बात करें तो ट्रामा सेंटर को आप ट्रामा सेंटर का अर्थ क्या होता है जानते हैं आप? क्या अर्थ होता है? दुर्घटना ग्रस्त या आकस्मिक आपातकालीन सेवाएं वहां पे उपलब्ध हों, तब तो उसे ट्रामा सेंटर कहा जाएगा, नहीं तो उसको CHC ही तो कहा जाएगा। और यहाँ पे चाहे अभी कल भी एक घटना हुई, मैं ट्रामा सेंटर गया था और वहाँ सबसे आसान तरीका है रेफर करना। एक रेफरल बना दिया, ले जाओ भैया प्रतापगढ़। यानी इसे ट्रामा सेंटर क्या कहा जाए? ये कहना चाहते हैं कि सुविधाओं के नाम पर यहाँ पर बिल्डिंग है। हाँ, यहाँ पर उस नाम पर बिल्डिंग है, लेकिन सुविधाएं नहीं। बिल्कुल सुविधाएं नहीं है। अब आप समझिए कि कल मैं गया था वहाँ पे, अभी लालगंज में ही 100 बेड का एक हॉस्पिटल और ओपन हुआ है, उद्घाटन हुआ है जी। तो क्या सभी में ऐसी व्यवस्थाएं हैं? अब हमसे देखिए, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आप पत्रकार तबके से आते हैं, आपको जब खुद जाएंगे तो आपको आपके प्रश्नों के उत्तर शायद वहाँ पे बिखरे मिलेंगे। मतलब ऐसा नहीं है, आपके सवालों के उत्तर ऐसा नहीं किसी से पूछना पड़ेगा, बिखरे हुए मिलेंगे, लेकिन आप लोग जाते ही नहीं वहाँ पे। पता नहीं क्या चक्कर है, समझ में नहीं आता कि जो यहाँ की समस्याएं हैं, क्षेत्र की समस्याएं हैं, उन पे हमारे पत्रकार भाई या तो देखना नहीं चाहते हैं या तो उस पर बात नहीं करना चाहते हैं। देखिए, जब हम आपसे सवाल करते हैं किसी मुद्दे की, तो हम पत्रकार भाइयों पर भी आप निशाना साधना शुरू कर देते हैं। क्या कमी लगती है आपको? आपकी बात हम रख रहे हैं, आपके सवालात हम आपसे कर रहे हैं, वो जनता हमारी देख रही है, समझ रही है, सुन रही है, और उन प्रतिनिधियों से भी हम सवाल करता हूँ, उन लोगों से भी हम सवाल करते हैं पत्रकार भाई, जहाँ पर ये मुद्दे बनते हैं, तो उसको भी तो आप देखा करिए। देखिए, 10 वर्ष से नगर पंचायत लालगंज का गठन हुए हो चुका है जी। 45 वर्ष 33 + 12 से यहाँ पर एक ही परिवार का राज है। देखिए, आप इस बात को हर बार ये कहते हैं, अपनी पोस्टों पे लगातार शेयर करते हैं, एक परिवार का राज है। ये देखिए, ये जनता का मत है, जनता ने चुना है। हम कहाँ कह रहे हैं कि तो नहीं है जनता ने विकास देखा है, तब उन्होंने हर बार चुनते हैं। हम अब क्या विकास जनता देखी? जनता ने 45 साल इनको बिल्कुल अवसर दिया, मौका दिया, सब कुछ दिया। तो इसमें मेरा ये कहना है कि 45 साल में जो 2014 के बाद से, जब से सेकंड इनिंग शुरू हुई, तब से आप यहाँ के विकास की स्थिति देखिए, क्या स्थिति है, कौन सा विकास हो गया है। अब पानी की टंकी जो लग रही है वो जल जीवन मिशन के तहत लग रही है ना, वो तो हर जिले में लग रही है, हर विधानसभा में लग रही है। हर जिले में लग रही है, हर विधानसभा में लग रही है। लेकिन ये अगर इसका श्रेय अगर किसी को जाएगा तो यहाँ के राजनेता को जाएगा, उस गांव के प्रधान को जाएगा, वहाँ के विधायक को जाएगा, नगर पंचायत के अध्यक्ष को जाएगा। तो इसमें उनका अगर श्रेय जा रहा है तो श्रेय से हम कह दीजिए, आप उसको हम कह रहे जिसको श्रेय लेना हो लेना, उसके श्रेय से मतलब नहीं। हमारा मतलब एक केवल है कि जनता यहाँ की क्या खुशहाल है। 45 वर्षों के शासनकाल के बाद भी क्या रामपुर खास की जनता देखिए, जनता की खुशहाली का जवाब वोट के दौरान मिलता है, और जब चुनाव आते हैं
तो अगर कोई उसको लगातार विजेता बन रहा है तो ये कहीं ना कहीं जनता की खुशहाली का ही नजारा हो सकता है। अगर जनता वोट ना करती तो कोई प्रतिनिधि जीत कर ना आता। अब देखिए, अब जब छोटी सी बात है, मैं बताऊं आपको, कल मैं बैठा हुआ था लालगंज में, तो लालगंज में इस समय जो लालगंज के 4 पीढ़ियों के लालगंज नगर अब तो बड़ा हो गया है, काफी जी बड़ा बिल्कुल है, बड़ा है। परंतु यहाँ पर जो बाजार खास एरिया है, जो चौराहे के आसपास का एरिया है, यहाँ इतने मतलब जितने लोग यहाँ पे 4 पीढ़ियों से 5 पीढ़ियों से अपना घर बना के रह रहे हैं। और अब सोचिए कि कल उन्होंने हमसे पूछा कि भैया हमारे यहाँ हाउस टैक्स वाले आए थे और हमसे बोले कि घर का कागज दो। तो जब हम लोग यहाँ बसाए गए थे तब जी। तो हमें कोई कागज तो मिला नहीं था। राजा रजवाड़े की व्यवस्था थी, चलो तुम लोग सब लोग बसो, नगर को बसाओ। हाँ? जी, पहले व्यवस्थाएं यही थी। व्यापारियों को लाया गया, नाई समाज के लोगों को लाया गया, धोबी समाज के लोगों को लाया गया ताकि एक नगर बसे, लालगंज बसे। अब उनके पास कोई दस्तावेज तो है नहीं। अब उन्होंने कहा कि भैया हमारा हाउस टैक्स कैसे जमा होगा, तो बोले या तो बैनामा का पेपर लेके आओ, और या अब उन्होंने कहा कि भैया मेरे पास बिजली का बिल है, अन्य विकल्प बताइए। भाई हमारे पास सन 1980 से बिजली कनेक्शन है, लेकिन उसको नहीं मान रहे कि हम यहाँ के निवासी हैं, हमारा घर है। तो ये तो सरकारी दस्तावेज की बात है। हाँ। इसको मानने के लिए तो कोर्ट होगी। नहीं, इसके विकल्प भी तो नगर पंचायत कार्यालय को जारी करने चाहिए। तो बिल्कुल मैं मुद्दा बन रहा है, आप लोग आवाज उठा रहे हैं तो इस पे बिल्कुल बात बनेगी। देखिए, जब किसी चीज पे कोई मुद्दे बनते हैं तो उसका समाधान निकलता है। अब लालगंज नगर की जड़ें हैं जो यहाँ पर पिछले आजादी के पहले से यहाँ रह रहे हैं, जिनको यहाँ लाके बसाया गया है। अब उनके वो दस्तावेज कहाँ से लेके आवे, बस रह रहे हैं, घर है उनका। ठीक है, मुद्दे निकल रहे हैं, मुद्दों पे चर्चा हो रही है तो उसके समाधान भी निकलेंगे। नगर पंचायत उस पर बात करेगी, यहाँ विधानसभा की विधायक यहाँ पर काम करेंगी, उस पर तो चर्चा होगी। हम आते हैं आपके उन पोस्टों पर आते हैं जिन चीजों को लगातार आप पोस्ट कर रहे हैं। क्या ये पोस्टर जो हैं वाकई में यहाँ की दशा को आप दर्शा रहे हैं, या एक जो चर्चा है इस समय क्षेत्र में, क्या आप अपने चेहरे को चमका रहे हैं, आप क्षेत्र में जाने जा रहे हैं, इस वजह से आप लगातार ऐसे पोस्टेड करते रहते हैं, आप निशाना साधते हैं एक परिवार पे ना ताकि आपको लोग जाने, आपको ये लोग समझे कि आप एक निर्भीक व्यक्ति हैं, कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी बातें करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपने लोगों की बात करता हूँ, अपने लोगों की समस्याओं को लेके ऊपर आता हूँ, अपने लोगों की जो उनके ऊपर जुल्म हो रहा है। अब किसी की भी जमीन है, वो अपनी जमीन पे बेचारा मकान बनवाना शुरू किया, तुम्हारी यहाँ नहीं है, अब तुम जाओ टहलो। अब तुम टहलो, कचहरी के चक्कर लगाओ, तहसील के चक्कर लगाओ, बिजली विभाग का वही हाल है, वही हाल नगर पंचायत कार्यालय में है, मतलब आप जिस अस्पताल में है वही हालत। मतलब ये चीजों में, और सबसे बड़ी समस्या यहाँ क्या है कि ये सारा जो शोषण है, ये सारा शोषण केवल पिछड़े वर्ग के साथ हो रहा है और दलित वर्ग के साथ हो रहा है। अच्छा, तो कहना आपका ये है कि आप किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो विषमताएं हैं, जो समस्याएं हैं, अब उसको आंख बंद कर नहीं देख पा रहे भाई, कोई नहीं देख पा रहे, बोल पा रहे हैं। हम केवल उसी पे बात ही करते हैं। चलिए, एक सवाल हो सकता है ये थोड़ा सा कड़वा हो या कुछ ऐसा लगे कि मतलब ये पूछना नहीं चाहिए, मैं फिर भी पूछ रहा हूँ। नगर पंचायत हो या आपका विधानसभा हो, विषमताएं समस्याएं रहती हैं, लेकिन जब कुछ पोस्ट आना शुरू होता है तो वो ऐसे ही लोगों के माध्यम से क्यों आता है जो राजनीति में इंटरेस्ट रखता है या राजनीतिक करना चाहता है, या वो थोड़ा सा चुनाव प्रक्रिया में अपना आना चाहता है, नगर पंचायत का चुनाव लड़ना चाहता है, प्रधान लड़ना चाहता है या विधायक ही लड़ना, ऐसे लोग ही ऐसे पोस्ट क्यों करते हैं, ये सवाल है। देखिए, अब ऐसे लोग ऐसी पोस्ट क्यों करते हैं, ये तो आप मुझसे बात कर रहे हैं, मैं अपनी बात, मैं आप ही से बात कर रहा हूँ, मैं केवल अपनी बात करूंगा। अगर आपसे इसलिए बात कर रहा हूँ कि नगर पंचायत चुनाव से पहले इतनी ज्यादा सक्रियता नहीं थी, लेकिन अभी देख रहा हूँ कि अब आप हर उस मुद्दों पर बात करते हैं जो आपको लगता है कि ये समाज से जुड़ा हुआ है, ये समस्याओं से जुड़ा हुआ है। सबसे बड़ी चीज तो यहाँ पे लोगों के मुंह पे एक ताला लगाया हुआ है, गया है, और उनके मन में एक डर भी है, भय। ये भय मुक्त समाज नहीं है, भय युक्त समाज है। यहाँ आप अपना माइक लेके किसी के पास निकल जाइए, और यहाँ जितने सवाल आप हमसे पूछ रहे हैं, इसका आप केवल 25% किसी से पूछ लीजिए, अगर वो उत्तर दे देगा तो मैं आज से बोलना बंद कर दूंगा। ये भययुक्त समाज है, यहाँ पे कोई बोल ही नहीं सकता है। बोलता कौन है? जो भाई बोले, एक बार बोलब शुरू की तो जेल भेज दिन गए, हाँ, फिर वो बोला था क्या करी भाई ना, क्यों तो बोले ये जेल भेज दिए गए, लेकिन उसका कुछ कारण रहा है, कोई कारण नहीं है। बात करते हैं कि कारण रहा है तब ऐसी चीजें हुई हैं,
उस पर भी तो बात होनी चाहिए। अरे मेरे भाई, मैंने आप ब्लेम मतलब किसी चीज को भी, हर चीज का ब्लेम एक ही पक्ष, एक सत्ता पक्ष पे कैसे लगा सकते हैं? नहीं, मेरा ब्लेम नहीं है। मैं जिस दिन, आप देखिए कितनी अच्छी साजिश रची गई, घटना दिखाई गई 9 जून की, और इसके बाद उस पर मुकदमा लिखाया गया अगस्त के महीने में, 23 अगस्त को या 24 अगस्त को जी मुकदमा लिखाया गया। ठीक है, जबकि 9 जून जिस दिन की ये घटना दिखाई जा रही है, उस दिन मैं और मेरा ड्राइवर अजय मिश्रा दोनों लखनऊ थे, यहाँ थे ही नहीं। और सच्चे, अब आप बताइए, पूरे क्षेत्र में आप एक पत्रकार महोदय हैं, ये बताइए कि किसी के साथ दुष्कर्म होगा और वो अगले दिन नहीं बताएगा 2.5 महीने बाद? देखिए, ये जो समाज है, हाँ, और सुनिए, ये समाज जो है इसके बाद खुल के नहीं जीता है। नहीं, वो इसके बाद पुलिस लाज भी है, डर भी है, कुछ चीजों को इसके बाद पुलिस ने कोई जांच भी नहीं की, बस सीधे उठाया और लाके लाद के बैठा के थाने में बैठा दिया। अरे भाई, मैं तो बताऊं, मैं लगभग पुलिस के कस्टडी में समझिए तो 36 से ज्यादा घंटे में रहा यहाँ पे। अरे मतलब जैसे मैं एक दर्शनीय, कोतवाली उस समय दर्शनीय स्थल बनी थी, लोगों का तांता लगा था किसी न किसी बहाने आके बस देखना कि हाँ जय कौशल्या बैठा है कि नहीं बैठा है। चलिए, इस मुद्दे को फिर यहीं पर हम विराम देते हैं, क्योंकि ये जो चीजें हैं, जो समस्याएं हैं, ये अनगिनत समस्याएं हैं। कहीं न कहीं ये प्रशासनिक स्तर की टेंच अगर कहें, ढीलापन कहें, होता है कि कई पीड़ित ऐसे परिवार होते हैं कि जिनको पता ही नहीं चलता कि उनको क्यों परेशान किया जा रहा है या क्यों प्रशासन उनको करता है। ऐसे भी पीड़ित परिवार होते हैं, तो इन्हीं पेचों का फायदा कई अन्यत्र लोग भी साजिशन फायदा ले लेते हैं। फिलहाल थोड़ा इस चर्चा में आगे बढ़ते हैं और काम की बातें करते हैं। ये साजिशों का क्षेत्र है, ये हाँ, क्षेत्र षड्यंत्रों का क्षेत्र है ये। ठीक है, पीड़ित व्यक्ति कुछ भी कह सकते हैं, आपने अपना नहीं, जवाब दिया। मैं ही अकेले पीड़ित नहीं हूँ भाई साहब रामपुर खास में। अगर आप पीड़ित ढूंढने निकलेंगे कि मुझे पीड़ितों की जानकारी लेनी है, तो शायद आपको कल से, मतलब आज से लेके 24 घंटे में हजारों लोग ऐसे फोन कर देंगे कि भैया मैं भी पीड़ित हूँ, मेरे ऊपर मुकदमा लिखा है। कितने लोग तो यहाँ पे मतलब छोटे छोटे मुकदमे, गेहूं चोरी मुकदमा। मैं एक चीज पे बात कर लेता हूँ कि चलते हैं हम रामपुर खास विधानसभा की राजनीति पे चलते हैं, विधायकी की राजनीति पे चलते हैं कि विधायक से बहुत उम्मीदें रहती हैं समाज को, खास करके क्षेत्रवासियों को। तो आपने कई मुद्दों पर बात किया है, जैसे कि मुझे जहां तक जानकारी है, आपके पोस्टों के माध्यम से, आपके वक्तव्य के माध्यम से आपने बात किया जमीन के हड़पने पर या जमीन के कागजात ना होने पर। आपने बात किया कि साफ सफाई को लेकर। आपने यहाँ तक कि धाम की, जो हमारे यहाँ के पौराणिक धाम है घुसरनाथ धाम, उस पर भी आपने बात किया है कि वहाँ के भी मुद्दों को आपने उठाया है। तो ये सब चीजें एक विकास कार्य हैं, क्या इसको एक विधायक से पूरी अपेक्षा की जा सकती है कि वो ही सब चीज देखेगा, या उसी के ऊपर अगर हम लोग बात करें या उसी के ऊपर हम ताने मारे या उसी से हम सवाल के जवाब लें? जब कोई विधायक 5 साल का होता है तो उससे 5 साल का जवाब मांगा जाता है। जब कोई 45 साल से हो और 45 साल के वो अपने विकास की बात करता हो, तो सवाल भी तो उससे 45 साल से जुड़े पूछे जाएंगे। हाँ, सवाल पूछिए, सवाल पूछने से कोई मना नहीं कर रहा है। ये बात नहीं कि मेरे कहने का मतलब ये है कि 45 सालों की बात आप जब एक तरफ एक पक्ष कर रहा है 45 साल, तो दूसरा पक्ष भी तो पूछेगा 45 साल। सबसे बड़ा लूट का अड्डा तो बाबा घुसरनाथ धाम है। बाबा घुसरनाथ धाम में इतना हुआ है। चाहे सोलर की देख लीजिए स्थिति, देखिए सोलर की स्थिति हो या वहाँ के जो विकास कार्यों की स्थिति है, ये लगातार निरंतर गंदगी की प्रगति। अरे जितना बना है कम से कम वो तो संरक्षित हो। क्यों नहीं रुकिए, हमारी बात सुनिएगा जी, बताइए। अगर कोई पैसा लगा, सरकार का पैसा लगने का मतलब होता है वो जनता का पैसा है। सरकार कमाने नहीं आती है, जनता से ही टैक्सों के माध्यम से वसूलती है और उसे दूसरे रास्ते विकास कार्यों में खर्च करती है। जी। बाबा धाम में जितना कार्य हुआ है आप जाके देख लीजिए, क्या संरक्षित है? पहले गंगा सरोवर बना था, जब आपको बड़ा उसमें था कि काला काकर से टैंकर से जल आता था, लोग यहाँ से गंगा जल भरते थे। वो ट्रैक्टर कहाँ गया, वो टैंकर कहाँ चला गया, वो सरोवर कहाँ चला गया, ये बाबा घुसरनाथ जाने, वो भी खत्म हो गया। इसके बाद आप घुसरनाथ टहलिए और वहां देखिए कि गंदगी का अंबार कितना बड़ा है। जी, मुद्दे हैं, मुद्दों पे बात भी है, मुद्दों पे सवाल हैं, तो जवाब भी इनकी तरफ से निकल के आ रहे हैं। बातें हम ऐसी करना चाहते हैं जिससे कि हकीकत रूबरू हो। हमने अगर विकास की बात कही तो उसमें हमने कुछ भी गलत नहीं छुपाया। रोडें बनी हैं,
रामपुर खास में विकास के कार्य हुए हैं, ग्राम सभाओं में हुए हैं, लेकिन कमियां हैं जो आपके माध्यम से हमें जानकारी मिली, कमियां हैं, तो इस पर भी निस्तारण होना चाहिए। चलिए अब एक सवाल आपसे कर लेते हैं पॉडकास्ट के माध्यम से और लोगों को तक पहुंच जाए। हम ये जानना चाहते हैं कि आने वाला जो चुनाव है, उस चुनाव के दौरान आप ऐसे ही बातें करते रहेंगे, इसके पीछे आपका ये चुनावी मुद्दा ही रहेगा, या इस आप सच में चाहते हैं कि हाँ विकास हो, सरकार कोई भी रहे, सत्ता किसी के भी रहे? देखिए, सत्ता किसी की भी रहे, सबसे बड़ी चीज जो यहाँ की समस्याएं हैं जिससे हमारा समाज पीड़ित है जी, जिनका शोषण हो रहा है, जिनको मतलब आप अभी यहाँ स्थिति यह है कि किसी के घर में 3-3 राशन कार्ड है, किसी जो सही उसका आवश्यकता है उसके बाद राशन कार्ड नहीं है। मतलब इतनी छोटी छोटी चीजें, मतलब और आप मैंने क्या कहा 70% गाँव में जाइए आप ना, देखिए पिछड़े वर्ग के बस्ती में देखिए, दलित वर्ग की बस्ती में देखिए, क्या वहाँ पे वो सुविधाएं हैं जो अन्य जगहों पे हैं? जी बिल्कुल, आपके सवाल हम आपके जवाब से हम वाकिफ रखते हैं। बस आपसे एक ही बात पूछूंगा कि अब मुझे आप एक क्लियर कट बात हम लोग आपसे हम कर रहे हैं कि ये जो चुनाव आने वाला है 2027 का, ये जब भी हो, डेट निश्चित होगी, तो इस चुनाव को आप लड़ेंगे या आप विकास के लिए लड़ रहे हैं कि विकास हो, चाहे आप चुनाव लड़े चाहे ना लड़े? देखिए, चुनाव अभी 6 महीने दूर है, तो लड़ना ना लड़ना क्या करना ये चीजें अभी हमें केवल हम अपनी जनमानस, हमारे लोगों की जो बातें हैं उनकी बातें आप हमारे माध्यम से सुन पा रहे हैं, क्योंकि वो इसलिए डरते हैं बोलने में कि यहाँ बोलना भी सबसे बड़ा जघन्य अपराध है, जघन्य अपराध है। डर डर के जीना है तो रामपुर खास में रहो, बोल नहीं सकते हो अपनी बात। आप लोगों की आवाज बन रहे हैं जी, ये रामपुर खास हमसे बताते हैं तो हमसे बताते हैं तो हम अपने माध्यम से चलते रहते हैं, हमसे ये बताएंगे तो हम उसको क्या करते हैं अपनी पोस्ट के माध्यम से अच्छे शब्दों में पेश कर देते हैं, प्रस्तुत कर देते हैं। तो लगता है कि आपने जो पोस्टें की हैं, आपने जो बातें रखती हैं, आप अपने पोस्टों के माध्यम से, हमारे जैसे संवाददाताओं के माध्यम से, उस पर कुछ आपको फर्क नजर आता है? आपकी आवाज कुछ नहीं सुनी जाती है? कोई फर्क नहीं है, कोई उसमें वो नहीं है, पूरे कुएं में भांग पड़ी हुई है। परिवर्तन ही इसका समझ लीजिए इन समस्याओं का समाधान है। सबसे आप बड़ा समाधान परिवर्तन है। यानी आप ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि आप जितनी भी बातें अभी तक दिखा रहे हैं, हाँ। जितनी भी आप समस्याओं को उजागर कर रहे हैं, उन पर कुछ भी सुनवाई नहीं हो रही, उस पर मतलब कोई काम हो ही नहीं रहा है, ना आपका प्रशासनिक और ना ही प्रतिनिधित्व जो प्रतिनिधि उनके माध्यम। हो हल्ला इतना हुआ, इतने आए नेता, जैसे मैं वही छोटी ताजी बात करूंगा, जैसे मोठिन वाली घटना है, सोचिए वो पीड़ित तो बेचारा बेघर हो गया है, उसके लिए क्या किया विधायक जी ने, क्या कर दिया या किसी ने क्या कर दिया उसके लिए? क्या ये प्रश्न नहीं बनता है? बिल्कुल प्रश्न बनता है, और इस पर प्रश्न बनता इसलिए है कि जब मुद्दे उठते हैं उस पर काम नहीं होते तो प्रश्न बनता है, और मौका भी मिलता है उंगली उठाने के लिए, चाहे वो जनता हो, चाहे राजनेताएं हो, चाहे प्रतिनिधि हो, वो उन सबको मौका मिलता है, विपक्ष हो पक्ष हो, सबके लिए मौका मिलता है। तो सत्ता पक्ष में जो है सवाल उनसे किए जाते हैं, जवाब उनको देना होता है, लेकिन जवाब उनको बातों से ना देकर काम से देना होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आज के जो हमारे बातचीत रही है, आपके माध्यम से जो जनता के सवाल हुए हैं उस पर कुछ काम होना चाहिए। हरकेश जी, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं लोगों की समस्याएं लिखता तो हूँ, हाँ काम हो चाहे ना हो, लेकिन मुझे 100 गालियां मिलनी है मेरे कमेंट बॉक्स में। मतलब कि अब शब्दों की भरमार होगी, मतलब कोई भी व्यक्ति, मतलब ये है कि जो काम, मतलब कि मैंने केवल मुद्दा उठा दिया तो सबसे बड़ा गुनाहगार मैं हूँ, और उसके लिए मुझे 100 गालियां सुननी पड़ेंगी, सुनता भी हूँ, क्या करूँ। तो आगे भी आपके ये प्रक्रिया जारी रहेगी कि गालियों से आप परेशान हो चुके हैं या काम ना होने से आप परेशान हो चुके हैं? बाहुबली तो हूँ नहीं कि झगड़ा कर लूंगा जी, कोई बाहुबली हूँ, साधारण व्यापारी हूँ लालगंज का, तो और कुछ तो है नहीं। बस भाई एक प्लेटफॉर्म फेसबुक ने दिया हुआ है, उसके माध्यम से अपनी बात लोगों तक पहुंचाता हूं, सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। बाकी अब नक्कार खाने में पिपीरी की आवाज कहाँ सुनाई पड़ेगी। तो ये हमारा जो पॉडकास्ट आज जय कौशल जी के साथ में था, सिर्फ इसलिए नहीं था कि पहले भी मैं इनसे मिल चुका हूं, पहले भी इनसे बातें कर चुका हूं, या पहले भी हम इनके पॉडकास्ट कर चुके हैं, इनसे इंटरव्यू कर चुके हैं, बल्कि इसलिए था कि आज
कल बहुत वायरल हो रहे हैं, बहुत सारे चर्चा में हैं, बहुत सारी जगहों पर बहुत सारे रिपोर्टर्स आपसे न्यूज़ ले रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो सच्चाई जानने और बताने के लिए मैं भी आज इनसे मिला चलते चलते, और चलते चलते आपने सुना, इनसे बात किया, इनसे जाना, हमने दिखाया। चलते चलते उसी रोड पे चल रहा था जो विकास की रोड थी, जिस पर देख रहे थे कि हाईवे जैसी रोड थी। हम लोग पोस्टकार्ड पूरा कर लिए गाड़ी में, लेकिन कोई दिक्कत नहीं आई, कोई समस्या नहीं आई। फिर भी जय कौशल जी ने जो अपनी बात रखी उसमें फिर भी दर्द दिखा, फिर भी समस्याएं दिखी। तो ये चीज़ें था। धन्यवाद आप मेरे साथ जुड़े। और मैं चाहता हूं कि अब अगर हम लोग ऐसी समस्याओं पर बात करें तो कम से कम जवाब बातों से ना देकर काम के माध्यम से दिया जाए, चाहे वो प्रशासनिक हो और चाहे वो राजनीतिक हो। इसी पॉडकास्ट के साथ में आज मैं इस चर्चा को यहीं विराम देता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी कमेंट बॉक्स पे हमारी दिया की गई बातचीत पर जरूर अपनी राय देंगे, ताकि हमें आगे भी ऐसे बात करने के लिए मौका मिले। और उन सभी प्रतिनिधियों से मेरा उम्मीद है कि उनसे भी मुझे बात करने का मौका मिलेगा जो अन्य क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। नमस्कार।